बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस में आए रोज़ उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आज जैसे हमने आपको बताया कि थेरापी वर्क्स के जो 6 मुलाज़मीन थे, एक मालिक और 5 मुलाज़मीन, उनकी ज़मानतें मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है। तो आज जो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वामिक रियाज़, ये वो शख्सियत हैं जो इस केस में मुलज़िम हैं और इनको मुलज़िम नामज़द किया गया है पुलिस की जानिब से और इनकी ज़मानत मंजूर हुई है। थेरापी वर्क के ये ऑनर हैं और उस दिन नूर मुक़द्दम जहाँ पे कत्ल हुआ उस टीम को ये लीड कर रहे थे। इन्होंने आज मेरे साथ कांटेक्ट किया और कहा कि मीडिया में जो भी कुछ चल रहा है, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारा एक वर्जन भी आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहता है तो वो आना चाहिए, क्योंकि इस केस में मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो इंसाफ है ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे, और जो जो इस केस में इन्वॉल्व हैं या कत्ल करने में मुलविस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज का जो हमारा ये सेशन है थोड़ा सा तवील हो सकता है, तो आप इसको देखिएगा ताकि पहली बार हम डॉक्टर वामिक रियाज़ की ज़बानी ये पूरी उस दिन की जो कहानी है या दास्तान है सुनेंगे। मैं ज़्यादा देर इंटरप्ट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वामिक रियाज़ साहब आप? ज़मानत से आप कब रिहा हुए और उसके बाद ये बता दीजिए कि उस दिन बुनियादी तौर पे हुआ क्या था। अब सारी कहानी बता दीजिए। ज़मानत हमारी सेशन कोर्ट से हुए 2 दिन हो गए हैं। उसके बाद आके मैंने मीडिया पे जो कुछ देखा और सुना तो मैंने ये समझा कि मेरा मौक़िफ़ या हम 6 बंदों का मौक़िफ़ वो भी दुनिया तक पहुंचना चाहिए, ताकि ये मीडिया ट्रायल ना बने, लोगों को ये पता लगे कि हकीकत में हो रहा क्या है और हुआ क्या है। ना ये कि मीडिया वाले जो एंकर्स हैं उनकी बात सुन के लोग उनसे वो मुतासर और वो बातें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे। इसलिए मैं इधर जो कुछ बोलूँगा वो अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानते हुए बोलूँगा। मेरा पहले दिन का भी वही बयान है और कोर्ट में आखिर तक मेरा यही बयान रहेगा और हमारे 6 बंदों का इंशाल्लाह यही बयान रहेगा। तो मैं इस स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि मैं थेरेपी वर्क्स में तकरीबन 2 इयर्स से जॉब कर रहा हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर। उस दिन अराउंड 6:45 जो है वो कॉल आई एडमिन की तरफ से कि एक पेशेंट है, उसकी इंटरवेंशन करनी है। इंटरवेंशन ये होता है कि जब घर में कोई मरीज़ नशा करता हो या नशे का आदी हो तो घर वाले रिहैब सेंटर से रब्ता करते हैं कि पेशेंट खुद रिहैब में दाखिल नहीं होना चाहता तो उसको आप लोग पकड़ के ले जाएँ। उस दिन भी इसी तरह इसके फादर की कॉल हमारे CEO ताहिर ज़ोहर अहमद को आई और मुझ तक ये मैसेज दिया गया। 6:45 पे मुझे कॉल आई कि इंटरवेंशन पे जाना है। मैं रास्ते में था, ड्यूटी पे आ रहा था। मेरी ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है तो मैं ज़रा जल्दी निकला घर से, तो मैं पहुंच गया तकरीबन 7:15-20 पे आ गया। मैंने अपनी टीम जो है इंटरवेंशन की तैयार की, जिसमें हम लोग 7 नर्स होता है, 2 गार्ड होते हैं, एक लॉयर होता है दिलीप कुमार। हम लोग सारे जो हैं वो तैयार हो गए। हमें एड्रेस भेजा गया, इसके फादर ने ताहिर साहब को भेजा और हमें एडमिन ने दिया और हम लोग उस जगह पे F7 में जो भी है उस पर हम लोग पहुँच गए एड्रेस पे। अब हम लोग उधर पहुँचे तो सबसे पहले जो है बाहर गार्ड मिला हमें। गार्ड ने हमें कहा कि जो है ज़ाकिर साहब से मेरा रब्ता है, उन्होंने मुझे कहा था कि इंटरवेंशन टीम आएगी तो आप उनको अंदर ले जाना और ऊपर जाने देना ताकि वो इसको ज़ाहिर जाफ़र को पकड़ के जो है हॉस्पिटल में दाखिल कर लीजिए। हाँ, हॉस्पिटल में दाखिल कर लें। उसके बाद मैं जो हूँ अंदर गया और अंदर खान सामा था, उससे मैंने पूछा कि इसका कमरा कौन सा है। अब इतने में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो बाहर खड़े हुए थे। ऊपर से ज़ाहिर जो है वो बाहर निकला वो टेरेस पे आया। उसने अंदर से खिड़की से देख लिया था कि घर के बाहर कोई गाड़ी आई हुई है। उसने हमें कहा मुहतब हो कि आप लोग मुझे पकड़ने आ गए हो। तो हम लोगों ने कहा हाँ ताहिर साहब आपको बुला रहे हैं, आपको हॉस्पिटल चलना है, उनसे मिलना है, तो आप फिर घर आ जाना मिल के। तो उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा नीचे और ना मैंने जाना है, तो मैं अभी जो है ऊपर ही हूँ। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने ये अंदर चला गया बात करके। उसके बाद हमने खान सामा से इसके कमरे का पूछा तो उसने हमें बताया कि ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो राइट या लेफ़्ट इस तरह से इसका कमरा है। खैर हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर खान सामा साथ नहीं गया आपके? खान सामा साथ नहीं गया। उसको हमने कहा कि साथ चल के कमरे का बता दो। उसने कहा नहीं बस ऊपर कमरा है, मैंने आपको बता दिया, अब सीढ़ियाँ चढ़ें तो सामने ही कमरा है। हम लोग ऊपर चढ़ गए। ऊपर जब हम लोग चढ़े तो एक दरवाज़ा था जो थंब इम्प्रेशन वाला था और वो दरवाज़ा काफ़ी मोटी लकड़ी के ब्लॉक्स थे उसमें और दरमियान में शीशा था। अभी हम उधर खड़े ही थे कि ज़ाहिर उधर फिर दरवाज़े पे आया और उस दरवाज़े से उसने कहा आप लोग अंदर आ गए हो। तो हम लोगों ने कहा आप आ जाओ बाहर, तो चलते हैं रिहैब चलते हैं। तो इसने हमें कहा कि मुझे आधा घंटा दें, मैं आ जाता हूँ।
तो हम लोग फिर आराम से नीचे आ गए, इसका इंतज़ार करने लगे। अब जब हम नीचे आए तो कोई 5-10 मिनट बाद इसके 2-3 दोस्त बाहर आ गए और खड़े हो गए। हमने उनसे पूछा कि अंदर ये क्यों नहीं आ रहा, नीचे अंदर जाने का कोई तरीका। कहते हैं हम रोज़ इसके घर आते हैं, अक्सर आते जाते हैं, तो ये नीचे कल से नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने उनसे पूछा अच्छा, क्यों नहीं आ उसके रहा? दोस्त वहाँ पर आ गए थे? जी, उसके दोस्त वहाँ पे पहुँचे हुए थे, 3 दोस्त। और उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पता, वेपन वगैरह तो इसके पास नहीं है, तो ना अंदर हमें कोई कंफर्म है। लड़की एक गायब है, हमारी सोशल फ्रेंड है, हम सब का एक ग्रुप है, तो एक लड़की गायब है, तो वो इसकी गर्लफ्रेंड थी, मे भी वो इसके साथ हो। किसी ने हमें कंफर्म नहीं बताया कि अंदर लड़की है, वेपन है, नहीं है। इसके बाद हम नीचे खड़े थे, आधा घंटा गुजर गया, तकरीबन टाइम 8 बजे के करीब हो गया। तो हम लोगों ने इसके अपने ताहिर साहब को बताया, उन्होंने इसके घर रब्ता किया कि ये है, तो उन्होंने कहा कि किसी तरह अभी अंदर आप चले जाएं और जाके इसको पकड़ के रिहैब में दाखिल कर दें। अब मुझे आइडिया आया कि हम लोग सीढ़ी लगा के जो है वो जा सकते हैं, तो इसके खानसामा और गार्ड को मैंने कहा कि आप लोग हमें सीढ़ी दे दें ताकि हम ऊपर जाएँ। जिस खिड़की से ये निकल के हमसे टेरेस पे बात कर रहा था, हमें ये आइडिया हुआ कि वो खिड़की आसान है अंदर अप्रोच कमरे की। खैर वो गार्ड जो है वो सामने वाले घर से एक और गार्ड से या मुलाजिम से एक सीढ़ी लेके आ गया। अब सीढ़ी हमने दीवार के साथ लगाई तो सीढ़ी कम से कम 4 फुट जो है ऊपर वाली टेरेस से नीचे थी, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करके अपने फ़ोन हम सब ने गार्ड रूम में रखवा दिए, उसी गार्ड को दे दिए कि कोई गिर ना जाए, फ़ोन टूट ना जाए, और हम लोग सीढ़ी पे चढ़ गए। सीढ़ी पे चढ़ के हम बड़ी मुश्किल से ग्रिल के ऊपर होके टेरेस पे इकट्ठे हो गए 4 लोग टोटल। आप 5 लोग थे वहाँ पे? जी, टोटल 5 थे। हम 4 गए। नर्स जो अब्दुल्ला के वो नीचे ही रहा, उसने सीढ़ी पकड़ी हुई थी ताकि गिरे ना और हम लोग चढ़ जाएँ। हम लोग 4 लोग ऊपर चढ़ गए। अमजद सबसे आगे हुआ, नंबर दूसरे पे समर था गार्ड, तीसरे पे मैं, चौथे पे दिलीप। हमने लाइन बनाई और हमने खिड़की जिससे ये निकलता था उसको स्लाइडिंग खिड़की थी, वो स्लाइड की तो खिड़की खुल गई और अमजद ने अंदर कदम रखा पहले, दूसरे नंबर पे समर ने कदम रखा, तीसरे नंबर पे मैंने जब अंदर कदम रखा तो जो समर था उसने मुझे पीछे को धक्का दिया और उसने कहा डॉक्टर वामिक वापस चलें, वो पिस्टल लेके बैठा हुआ है, उसके बाद असला है। अब हम लोगों को ये ऑर्डर है या इंटरवेंशन पे ये उसका प्रोटोकॉल है कि अगर असला वगैरह हो तो इंटरवेंशन नहीं कर ले। पहले हम लोग मिसगाइड हुए कि असला नहीं है तो हम लोग चले गए, लेकिन हम लोग फिर पीछे आए और सीढ़ी उतरने लगे थे तो चौथा बंदा हमारा वापस नहीं आया, अमजद, और कोई फायर वगैरह की भी आवाज़ नहीं आई। लेकिन अमजद की कोई 2 मिनट बाद हमें चीखों की आवाज़ आई खिड़की में से, और ये आवाज़ें आई कि मैं इसकी पिस्टल नहीं चली, मैंने इससे पिस्टल छीन ली है, लेकिन इसके पास छुरी है जिससे ये मुझे मार रहा है, ये मुझे मार देगा और आप लोग अंदर आ जाओ। अच्छा, ये अमजद ने कहा? ये अमजद ने कहा, मैं खिड़की से उसकी आवाज़ें आई और फिर हम लोगों ने सोचा कि हमारा एक बंदा अंदर है तो हम लोग वापस जाके उसको तो बचाएं। अभी हम लोग वापस अंदर गए, तीनों दोबारा अंदर गए तो हम लोग अंदर अभी बेड के साथ ही बेड लगा हुआ था और साथ साइड टेबल वगैरह था, हम लोग साइड पे हुए। अमजद तो हम लोगों को वो जो है लाश एक पड़ी हुई थी जिसके साथ धड़ सर कोई नहीं था, सिर्फ उसका धड़ था। वो देख के हम लोग बिल्कुल जो है 1 सेकंड के लिए सख्ते में आ गए कि ये हम किधर आ गए हैं और क्या हो गया है, और हम लोग हिलना भी नहीं जा रहा था हम लोगों से, ऐसी सिचुएशन हो गई। खैर हम लोगों ने हिम्मत की तो देखा अमजद ने इसको कमर से पकड़ा हुआ था, इसके हाथ दोनों फ्री थे और वो मुसलसल अमजद का खून निकल रहा था पेट वाली साइड से और गले से। तो हम लोगों ने हिम्मत करके चारों ने जाके, तीनों बाकी जो थे उन्होंने जाके इसको पकड़ा, इससे छुरी वगैरह जो है इसने गिरा दी। इसको पकड़ के हम लोग घसीट के जब ला रहे थे तो हमें सर जो है वो एक साइड पे पड़ा हुआ उधर नज़र आया, और सर में हमें फेस नहीं नज़र आया क्योंकि बाल ऊपर थे सर के साइड पे। खैर हम लोग इस सारी सिचुएशन में इसको घसीट के ला के हम लोगों ने इसको उल्टा लटाया। हमारे पास तो कोई रस्सियाँ या कुछ नहीं था, हम लोगों ने जो बेड शीट वगैरह थी, कोई कपड़ा दुपट्टा पड़ा था उधर, उसके साथ हम लोगों ने इसको बांध दिया। इसके ऊपर हम लोगों ने कमर पे बैठ के एक ने सर पकड़ लिया, ये चीखें धाड़े मार रहा था। अब मैंने इसको कहा, मैंने कहा कि अमजद इतनी देर में गिर गया नीचे, खून हुआ था और वो गिर गया। उसके गर्दन से इसने इधर से छुरी घुसाई थी जो उसने वापस सीधी खींची थी, अगर वो साइड पे हो जाती तो इसका भी गला इसने काट दिया था। उसके पेट से इधर से खून निकल रहा था, मुंह से क्लॉटेड ब्लड निकल रहा था अमजद के। मैंने इसको कहा, ज़ाहिर को मैंने कहा कि हम अमजद को सीढ़ी से नीचे नहीं लेके जा सकते, वो इतना इंजर्ड है, उठा के नहीं लेके, मुझे कमरे की दरवाज़ा की चाबी का बताओ ताकि लॉक खोल के हम इसको रास्ते से नीचे लेके हॉस्पिटल पहुँचाएँ। ज़ाहिर ने बताया कि चाबी उधर पड़ी हुई है सोफ़े के ऊपर। जाके मैंने चाबी उठाई, दरवाज़ा खोला, लॉक खोला, आगे एक और लॉक था उसकी चाबी ली, वो वाला लॉक खोला और मैंने दिलीप को
कहा कि ड्राइवर के साथ अमजद को तुम हॉस्पिटल ले जाओ, हम लोग इसको काबू करके बैठते हैं। इसी टाइम में मैं बाहर गया छत पे, टेरेस पे, और मैंने इसके दोस्त और जो बाहर लोग खड़े थे उनको कहा अंदर कत्ल हुआ है, तुम लोग इसी टाइम जाओ और पुलिस को कॉल करो या पुलिस। अच्छा, बाहर मजमा एक खड़ा था? बाहर मजमा एक खड़ा हुआ था 9-10 बंदों का, क्योंकि जो पीछे होता रहा, जो छलांग मारी है, वो सब लोगों को पता था, जिन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन मजमा बाहर इकट्ठा हुआ था। उनको मैंने कहा पुलिस को बुला के लाओ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास तो फ़ोन नहीं थे, नीचे गार्ड वगैरह भी नहीं नज़र आए, वो गार्ड रूम में फ़ोन पड़े हुए थे। यार हम लोग, मैं वापस अंदर आया, इसको पकड़ा, हम लोगों ने बांध के, दरवाजे खुल के हुए थे, अमजद हॉस्पिटल चला गया। दूसरे के बाद हम लोग इसको पकड़ के घसीट के नीचे ले आए, निचले फ्लोर पे। ठीक है। जब हम लोग इसको निचले फ्लोर पे ले आए तो इसको पकड़ा हुआ था, तो ये कहता है मुझे क्यों इस तरह घसीट रहे हो, और काबू किया हुआ है, ये जो ऊपर कत्ल किया हुआ है ये लड़की है ही नहीं, ये सेक्स डॉल है। अच्छा, इसने ये अल्फाज यूज़ किया है। तो ठीक है। मर्डर फेक करने की कोशिश की, मैंने इसको कहा सेक्स डॉल का खून नहीं निकलता, तो ये फिर चुप कर गया। फिर इसने कहा पानी शानी तो पिला दो, इंसान तो हूँ। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पानी, आधे गिलास में मैंने इसको उल्टा लटा के पानी जो है वो पिलाया, और हम 2 बंदे थे पीछे, हम 2 बंदों ने इसको पकड़ा हुआ था, और हम लोगों ने इसको ये उस वक्त उछल रहा, भागने की कोशिश कर रहा, चाहे बंधा हुआ था, लेकिन हथकड़ियों से तो नहीं बंधा हुआ था ना, हम लोगों ने इसको काबू किया हुआ था। ठीक है। और इतनी देर में 10 मिनट तक हम, यही था मुझे कि अभी पुलिस आ जाएगी, बाहर भी बताया हुआ है, इतने लोग इकट्ठे हैं, पुलिस आएगी, उनके हवाले करके हम इसको जाएंगे। ठीक है। यहाँ से हम नहीं भाग। माइक को, हाँ ठीक है, आगे उसके बाद जो है तकरीबन 10 मिनट बाद पुलिस वाले आए, और ये हम लोगों से नॉर्मल बातें कर रहा था, पानी मांग रहा था, मर्डर फेक, जो भी इसने और भी बातें नॉर्मल की। लेकिन जो ही पुलिस वाले इसको नज़र आए, ये आ ऊ और जिस तरह पागल होता है ये उस तरह बिहेव करना शुरू। ठीक है। मेरी स्टोरी इधर तक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों को क्या पुलिस ने कहा कि आप घर चले जाएं, फिर पुलिस ने वहाँ से रिकवरी की, सारा कुछ क्या हुआ? नहीं, पुलिस ने आके पूछा कि क्या हुआ है इधर, उसको मैंने बताया ऊपर कमरे में मर्डर हुआ है, आप लोग मेरे साथ आओ। पुलिस वालों को मैंने वो दिखाया। उसके बाद मैंने पुलिस वालों को कहा कि हम लोग अभी से लेके आखिर तक आप लोगों से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। पुलिस वाले हमें थाने लेके गए कोसार, उधर जाके हमने यही वाला बयान है मेरा और मेरे बाकी बंदों का, और इसी तरह ये बयान। लेकिन सवाल अब एक यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो चीज़ सामने आई, वो जो रोड एक्सीडेंट की कहानी सुनाई गई, वो क्या थी? वो कहानी जो है वो दिलीप कुमार और वो अमजद को लेके गए थे जो है हॉस्पिटल, MLC वगैरह उन्होंने बनवाया। ये बेहतर आपको वो बता सकते ठीक हैं है। इस बारे तो में। अच्छा, एक और भी मुझे बताएं, जो पुलिस नहीं थी वहाँ पे, या आप लोग वहाँ पे थे, तो आपने खुद से पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? उसकी क्या वजह है? खुद से इसलिए नहीं कॉल की, एक तो हमारे फ़ोन जो हैं वो गार्ड रूम में हम रख के गए थे, सीढ़ी पे हमारे पास ऊपर कमरे में फ़ोन नहीं थे। दूसरा, बाहर हम लोगों ने बता दिया था और इतना मजमा इकट्ठा हुआ था कि एज ए सिटीज़न उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने भी बताना था। और दूसरा, हमने जब इसको 2 बंदों ने पकड़ा हुआ था, अगर हम फ़ोन के पीछे जाते और पुलिस को कॉल करने के लिए जाते, ये भाग जाता या ये किसी और पे हमला कर देता, तो फिर उसका कौन जिम्मेदार था? तो कहा यह जा रहा है कि आप इसमें गवाह बन जाते तो बेहतर ना होता? आप गवाह भी तो नहीं बने। हम लोग पहले दिन से लेके अभी तक गवाह हैं। हमने अल्लाह ताला को जान देनी है। हम लोग इस बयान से 50 करोड़ भी मिले, ना मैं ना मेरे जो गार्ड हैं कोई मुकरेगा। अब ये हम लोगों को एक्यूज़ से अगर जो है विटनेस से एक्यूज़ में डाल रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला जानता है, कोर्ट वाले जानते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आखिर में मुझे बता दें, जब ये अरेस्ट हुए, जेल में क्या आप लोगों के साथ कहाँ पे रखा गया था? आपको मुलाकात करवाई गई वहाँ पे आपके मुल्ज़मान से? जेल पे हम लोगों को इन्होंने बैरक नंबर 3 में रखा था, 3/3 उस बैरक का नाम था, और उसमें रखा था। तो जेल में हमारे साथ रवैया ठीक था, ना हमें किसी ने हाथ लगाया ना कुछ कहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो 10-12 दिन मेरे घर वालों पे गुजरी, जो हम पे गुजरी, लोग कह रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी है और इसका भी किसी को इल्ज़ाम। ठीक है। चलें जी, ये वामक रियाज़ का एक अपना मौक़िफ़ था। बाकी तो ज़ाहिर है ट्रायल होगा, ट्रायल में कुछ चीज़ें सामने आएंगी और वहाँ पे ट्रायल में इनका जो मौक़िफ़ है वो देखेंगे कि वो क्या साबित होता है। बहरहाल हमें दुआ यही करनी है कि अल्लाह ताला नूर मुक़द्दम के साथ इंसाफ़ करे, और जो जो लोग उस कत्ल में मुलव्विस हैं या जिन्होंने को मावनत की या जो साथ थे, उन सब को सज़ा होनी चाहिए और इंसाफ़ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई दे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक जो अक्यूज़ हैं वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो आप तक पहुंचाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज़ादी इज़हार राय पे हम बिलीव रखते हैं, तो हमने इनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। आपने पूरा मौक़िफ़ उनका जान लिया। अब आप फ़ैसला कीजिए या अदलिया फ़ैसला करेगी कि इनका जो मौक़िफ़ है वो कितना दुरुस्त है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। दुआ है अल्लाह ताला नूर मुक़द्दम के साथ इंसाफ़ करे। अल्लाह हाफ़िज़।